उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य अब चुनौती की दीवार बनकर खड़े हो चुके हैं। वो भी तब जब ब्राह्मणों को साथ लाने की बात चल रही है। ऐसे में क्या अखिलेश यादव बड़बोले स्वामी मौर्य के खिलाफ एक्शन लेंगे या फिर सिर्फ चेतावनी से ही काम चल जाएगा? क्योंकि विवादित बयानों की फहरिस्त पर नजर डालें तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि रामचरितमानस में दलितों का अपमान हुआ, इसे बैन कर देना चाहिए। साथ ही इसी विवाद के दौरान उन्होंने कहा कि गिरुआ कपड़ों में साधु और संत आतंकवादी हैं। स्वामी मौर्य ने कहा था कि जाति धर्म पर भेदभाव से ही धर्मांतरण हो रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदू मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए और साथ ही कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। और जिस ब्राह्मण को साधने के लिए अखिलेश सभा कर रहे थे, उस पर स्वामी मौर्य ने कहा था सारी विषमता का कारण ब्राह्मणवाद है। तो क्या अखिलेश यादव के लिए स्वामी मौर्य गले की फांस बन चुके हैं? इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फासिज्म का अर्थ होता है चोर, नीच, अधम। भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। जो सनातन को खत्म करना चाहेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। तो क्या स्वामी मौर्य समाजवादी पार्टी की लुटिया डुबो रहे थे? क्या समाजवादी पार्टी को स्वामी मौर्य हिंदू विरोधी घोषित करने वाले थे, या फिर उस रणनीति के साथ बयानबाजी कर रहे हैं जिससे सिर्फ खास धर्म के वोट बैंक को साधा जा सके? क्योंकि जब अखिलेश यादव ने अपने पीडीएफ फॉर्मूले में अगड़े को शामिल किया तो विरोध की आवाज पार्टी के अंदर उठने लगी और ब्राह्मण सभा में अखिलेश यादव को चुप्पी तोड़नी पड़ी। अखिलेश यादव ने कहा, धर्म जाति पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, इस चीज पर हर हाल में अंकुश लगाएंगे, इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। यानी अब बड़बोले स्वामी मौर्य पर पार्टी के अंदर ही नकेल कसने की चेतावनी दी जा रही है। धार्मिक मुद्दों पर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य अपना बयान देते रहे हैं। इस बीच ब्राह्मण समाज के लोगों ने जब अखिलेश यादव से बात कही कि समाज में इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, उस पर अखिलेश यादव साफ कहते हैं कि जाति और मजहब पर इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को दी गई नसीहत के बाद देखने वाली बात यह होगी कि आखिर उन पर इन तमाम बातों का कितना असर हो रहा है। यानी जिस एजेंडे के साथ स्वामी मौर्य सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे थे, अब वो समाजवादी पार्टी के लिए गले की फांस बन चुके हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश में है, लेकिन बीजेपी है कि सपा को पुराने दिन याद दिला रही है। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख न बनावे। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भी बोलते हैं, उल्टे सीधे बयान वह जो देते हैं, वो श्री अखिलेश यादव जी का लिखा हुआ पढ़ते हैं और वह सोचें कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर लेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, घमंडिया गठबंधन, भाजपा विरोधियों का खाता नहीं खुलेगा। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, उसमें निश्चित तौर से यह सब उड़ जाएंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की देश में सरकार बनेगी। दरअसल पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरी समाजवादी पार्टी की नजर अब ब्राह्मण वोटरों पर है, क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी को 82% और गठबंधन के बावजूद सपा बसपा को सिर्फ 6% ब्राह्मण वोट ही मिले थे। ऐसे में 24 के रण में ब्राह्मणों को साथ लाना चुनौती से कम नहीं, और वो भी तब जब पार्टी के अंदर स्वामी मौर्य जैसे नेता हों। पहले भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को इस बात की जो है मनाही की थी कि कोई धर्म पे, जात पे टिप्पणी नहीं करेगा। और कल भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब ब्राह्मण सम्मेलन समाजवादी पार्टी में था, वो ब्राह्मणों को संबोधित कर रहे थे, तब इस बात को दोहराया कि समाजवादी पार्टी कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती, मजहब की राजनीति नहीं करती है और सभी धर्मों का सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी की यह विचारधारा नहीं कि किसी धर्म पर टिप्पणी की जाए, इसलिए कल उस बात को फिर से दोहराया है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से सबको साथ लेके चलने का प्रयास किया है। यानी समाजवादी पार्टी के नेता मानते हैं कि स्वामी मौर्य पार्टी के लिए सिरदर्द बन चुके हैं और अखिलेश यादव को भी पता है कि अगड़े से बैर ठीक नहीं। ऐसे में क्या जल्द ही स्वामी पर एक्शन की बारी है, क्योंकि आगे की लड़ाई बहुत भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18। करना चाहेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। यूपी बिहार की सियासत करने वाले विपक्षी नेता उस बयान पर भी खामोश हैं जिसमें गठबंधन के साथी ने हिंदी भाषी को शौचालय की सफाई करने वाला बता दिया। लेकिन इस खामोशी को 24 में खामोश करने के लिए अब बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है और अखिलेश से लेकर नीतीश तक को निशाने पर ले लिया है। दरअसल ये पहली बार नहीं जब डीएमके के निशाने पर आए यूपी बिहार वाले आए हैं। इससे पहले भी कई विवादित बयान दक्षिण से आ चुके हैं। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा है कि यूपी बिहार के लोग टॉयलेट साफ करते हैं और इससे पहले टीएनबी सेंधिल कुमार ने कहा था कि हिंदी राज्यों को हम आमतौर पर गोमूत्र राज्य कहते हैं। वहीं उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, यानी बार बार हिंदुत्व और हिंदी भाषी पर निशाना। आखिर इंडी गठबंधन की मिली भगत है या फिर ये कुछ और है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। इंडिया गठबंधन में ऐसे ऐसे साथी हैं, ऐसी ऐसी पार्टी हैं जिसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ उत्तर दक्षिण को टुकड़े टुकड़ों में बांटना है, जिनका मकसद सिर्फ हिंदी भाषी को टारगेट पर लेना है। बावजूद इसके हिंदी भाषी राज्यों के बड़े बड़े नेता उनकी तरफदारी करते हैं, वो भी तब जब यूपी बिहार वालों को गाली दी जा रही है, उन्हें नीचा दिखाया जा रहा है और टॉयलेट साफ करने वाला बताया जा रहा है। இங்க ஆங்கிலம் தெரிந்த காரணம்லாம் நீங்க ஐடி கம்பெனியில் கை நிறைய சம்பளம் வாங்குறாங்க, இல்லாட்டி பாருங்க ஹிந்தின்னாங்களே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்। இன்னைக்கு பில்டிங் கட்டுறது யாருங்க? இன்னைக்கு பாருங்க எல்லா வேலையும் யூபியில ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் தான், பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் இங்க வந்து தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரான், சாலையை பெருக்கிறான், குக்கூஸ் கழுவுறான், இதாங்க ஹிந்தி படிச்சாங்க। डीएमके सांसद दयानिधि मारन के बयान से विपक्षी नेता कितना इत्तेफाक रखते हैं, अब ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अखिलेश यादव चुप हैं, शिवपाल यादव खामोश हैं, जैन सिर्फ जाट की राजनीति में व्यस्त हैं और यूपी बिहार की राजनीति करने वाली कांग्रेस अब तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है। ऐसे में अब बीजेपी हमलावर है और विपक्षी नेताओं को नसीहत दे रही है। दयानिधि मारन और उनकी पार्टी डीएमके की तो आदत है, उस पर तो मैं टिप्पणी बाद में करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं उस कांग्रेस से जो इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, डीएमके उस गठबंधन में। मैं पूछना चाहूंगा आदरणीय अखिलेश यादव जी से जो बराबर में बैठते हैं दयानिधि मारन के, उनके इस बयान से कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन की और अन्य पार्टियां, समाजवादी पार्टी विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उससे सहमत हैं क्या? जब इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन इसका जवाब श्री राहुल गांधी जी को देना चाहिए, श्री अखिलेश यादव जी को देना चाहिए, और जो ऐसी पार्टियों से अपने रिश्ते रखते हैं और उत्तर भारत में राजनीतिक सफलता की आस भी रखते हैं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। हमारे लिए उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सारा भारत एक है, सारे भारतवासी एक हैं और देश की प्रगति में सबके सहयोग की अपेक्षा रहती है। और इस प्रकार के जहरीले बयानों के लिए अब देश में कोई आसान नहीं है। इस प्रकार के बयानों से किसी को कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है। दयानिधि मारन ने उस विवाद को जन्म दे दिया है जिससे एक बार फिर इंडिया गठबंधन के साथ ही बैकफुट पर आ चुके हैं, तो कुछ सिर्फ निंदा से काम चला रहे हैं। ऐसे में 24 की लड़ाई एक बार फिर उत्तर बनाम दक्षिण पर आ चुकी है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने यूपी बिहार वालों का अपमान किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। दरअसल दयानिधि मारन ने कहा था कि जो लोग अंग्रेजी अच्छे से बोल लेते हैं उसे आईटी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। बिहार और यूपी के लोग केवल हिंदी जानते हैं, इसलिए वो लोग शौचालय सफाई करते हैं, सड़कों की सफाई और मजदूरी करते हैं। डीएमके सांसद के इस बयान पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। हालांकि विपक्ष के नेता भी अब इस बयान की निंदा करने में लगे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से अब कोई बयान नहीं आया। शायद उनको पता नहीं कि यूपी और बिहार के लोग देश चलाते हैं। अब पूरे देश के जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उसको भी चलाते हैं। ये काम करना बंद कर दें तो खाने बगैर मरने लगेंगे। बोलना आसान है और करना बड़ा कठिन होता है। यूपी के लोगों को जो मजदूर है पूरे देश में जो है मांग उठती है, लोग डिमांड करते हैं, अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी जो है ठप हो जाएगी। लोग आके हमारे यहाँ इस तरह का काम करते हैं तो ये निंदनीय है।
इसलिए हम सब लोग जो है इसकी निंदा करते हैं और इस तरह के बयान से दूसरे राज्यों के नेताओं को, चाहे कोई दल में हो, बचना चाहिए। हिंदी भाषियों से नफरत की राजनीति 24 में इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है, क्योंकि बीजेपी इससे मुद्दा बना चुकी है और सीधे सीधे दयानिधि के बयान को इंडिया गठबंधन से जोड़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जिस मुद्दे ने 2 सीट वाली बीजेपी को सत्ता के शिखर पर बैठाया, एक बार फिर से उसी मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने 24 का चुनावी हथियार बना लिया है। इसकी एक दौर अयोध्या से जुड़ी है तो दूसरी काशी से। दरअसल अब बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है और राम मंदिर को सत्ता के सेंटर में रख रही है। और इसके लिए 24 जनवरी से रामलला दर्शन की शुरुआत भी होगी और 50 करोड़ राम भक्त अयोध्या प्रभु के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। राम भक्तों को ट्रेन से निःशुल्क दर्शन कराएगी बीजेपी। साथ ही राम मंदिर पर बीजेपी बुकलेट जारी करेगी और मंदिर निर्माण रोकने वाले विपक्षी नेता का नाम जनता को बताएगी। मतलब साफ है कि विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। चौबीस के चुनावी रण में बीजेपी को हैट्रिक का ट्रिक मिल चुका है। वो मुद्दा अमल में आ चुका है जिसके सहारे विपक्षी दलों को फिर किनारे लगाया जाएगा। क्योंकि मोदी का करिश्माई क्लेवर और योगी के सनातनी तेवर से नजर यूपी की 80 सीटों पर है। राम मंदिर ही वो कुंजी है जिसके सहारे बीजेपी हर चक्रव्यूह को भेदती जा रही है। हिंदुत्व ही वो हथियार है जिसके सहारे मोदी योगी चुनाव अभियान को धार दे रहे हैं और सनातन ही वो रास्ता है जिसके एक छोर पर अयोध्या तो दूसरे छोर पर काशी की डोर बंधी है। उसी डोर को और मजबूत करने के लिए डोर टू डोर दस्तक दिया जा रहा है और प्रभु श्री राम के नाम का अभियान चलाया जा रहा है। 24 जनवरी से रामलला दर्शन की शुरुआत होगी। 50 करोड़ राम भक्त अब अयोध्या पहुंचेंगे। बीजेपी ट्रेन से निशुल्क रामलला के दर्शन कराएगी। 24 जनवरी से 24 मार्च तक अभियान चलेगा। यानी जिस राम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को 2 सीट के सत्ता से शिखर पर बैठाया, अब मोदी सरकार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उसी मुद्दे के सहारे 2024 के सियासी रण में उतरने का प्लान बना रही है। और योगी सरकार के समेत भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो तैयारी की है कि 24 जनवरी से 24 मार्च तक रामलला के दर्शन अभियान चलाया जाएगा। इस दर्शन अभियान के तहत रामलला को दर्शन कराने के लिए तमाम भक्तों को ले जाया जाएगा और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से भी तमाम भक्त रामलला के इस दर्शन अभियान में शामिल होंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने वाली बीजेपी अब हर नए प्लान पर काम कर रही है। राम मंदिर पर बीजेपी बुकलेट जारी करेगी। राम मंदिर के लिए संघर्ष की जानकारी होगी। विपक्ष ने मंदिर निर्माण रोकने के लिए क्या किया ये भी बताएगी। यानी राम मंदिर के द्वारे बीजेपी का ये अभियान विपक्ष के लिए चुनौती से कम नहीं, वो भी तब जब कई विपक्षी नेताओं को अब तक न्योता मिल चुका है तो कई अब भी न्योते की लाइन में खड़े हैं। उस क्षण का मैं वर्णन नहीं कर सकता जिसके लिए मेरे कितने पुरखों का बलिदान हुआ है। मेरे कितने राम भक्त कारसेवकों को गोलियों से यहीं पर भून दिया गया था, कितने लोगों को जेल में भेजा गया, कितने लोगों को पर लाठियां बरसाई गईं और शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण वह सब अपनी आंखों से देख पाएंगे। हम सभी लोगों के लिए, सभी सनातनियों के लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के जीवन काल में प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रहने का, दर्शन करने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है। हमारे जैसा व्यक्ति क्या सेवा कर सकता है, बस दर्शन मिल जाए उनके, यही पर्याप्त है। बीजेपी को लगता है कि राम मंदिर ही वो मुद्दा है जो जीत की हैट्रिक लगाने के लिए रामबाण साबित होगा और इसी लिहाज से पीएम मोदी 1 महीने में ही 2 बार अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं। यानी बीजेपी जीत का एजेंडा सेट कर चुकी है और राम मंदिर से लेकर
काशी मथुरा तक को शामिल कर चुकी है। ऐसे में विपक्ष के लिए सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, या तो वो बीजेपी के पीछे पीछे मंदिर पहुंच जाए या फिर 24 से पहले ही सरेंडर कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ बीजेपी राम मंदिर के सारे हैट्रिक की तैयारी में है तो दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं का झुकाव अयोध्या की तरफ हो चला है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि राम जी चाहते हैं कि हम सबके मन में राम बसे। राम जी के पथ पर चलना है, सच्चाई के पथ पर हमें चलना है। देशवासियों को राम जी को ग्रहण करने का सही समय है। आपको बयान सुनाते हैं। मैं समझती हूँ कि जो कार्यक्रम हो रहा है अच्छा है, कार्यक्रम हो रहा है और राम जी का जो अस्तित्व है, जो राम जी क्या चाहते हैं, राम जी चाहते हैं कि हम सबके मन में राम बसे। जो उनका चरित्र है, जो उनका स्वभाव है, उन स्वभाव को हमको अपनाना है, उसको ग्रहण करना है और लगातार उसी पथ पे चलना है जिस पथ पे राम जी चले थे। जो सच्चाई का पथ है, जो ईमानदारी का पथ है, जो सबको मिलकर चलने का पथ है। तो मेरा मानना है कि सभी देशवासियों को राम जी को ग्रहण करने का समय सही समय है। अब समाजवादी पार्टी के यादव लैंड में छोटे छोटे दल ताल ठोक रहे हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ में रणनीति तैयार कर रहे हैं। और पीडीए का फुल फॉर्म पी से परिवारवादी, डी से दमनकारी और ए से अहंकारी बता रहे हैं। यानी जिस छोटे दल से जयंत चौधरी जाटलैंड में घिर चुके हैं, कुछ वैसी ही तस्वीर अब इटावा से सामने आई है। जब अखिलेश यादव के खिलाफ यादवों ने ही बिगुल फूंक दिया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आजकल राजा रानी के प्रेम से नहीं पैदा होता मेरे भाइयों। इस वोट को व्यर्थ मत जाने दीजिए। बीजेपी के खिलाफ हर मोर्चे की लड़ाई लड़ रही समाजवादी पार्टी के गढ़ में गदर मचा है। अखिलेश यादव को खुली चुनौती मिल रही है और यादव वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है, क्योंकि 24 से ठीक पहले उस पार्टी का उदय हुआ है जिसके नेता से लेकर कार्यकर्ता की फौज में यादव ही यादव है। इसका मकसद है सिर्फ समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का घमंड। मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए आप लोगों ने घमंड तोड़िए। आजकल राजा रानी के प्रेम से नहीं पैदा होता मेरे भाइयों। ये वोट है, जो राजा के वोट की ताकत है वो आपके वोट की ताकत है। इस वोट को व्यर्थ मत जाने दीजिए और सोच समझ के वोट कीजिए। कभी बीएसपी के विधायक रहे शिव प्रसाद यादव ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इटावा में समाजवादी पार्टी को चैलेंज दे दिया है। शिव प्रसाद यादव ने कहा, सपा ने यादव समाज को उठने नहीं दिया। घोसी यादव की आबादी 90% है। अगर यादव सपा के खिलाफ उतर जाए तो समाजवादी पार्टी से बदला पूरा होगा। साथ ही कहा, जो हिस्सेदारी देगा उसी का 24 में साथ देंगे। यानी अब अखिलेश यादव अपने घर में घिर चुके हैं, क्योंकि यादवों की पार्टी अब यादव की राजनीति करने वाले के सामने खड़ी है। हमारे वर्ग को आप समझ लिए 40 वर्षों में हमारे वर्ग के घोसी यादव समाज के ही सांसद और विधायक हुआ करते थे, और जब से ये सफेद वाले ताकतवर हुए हैं, गाजीपुर से गाजियाबाद तक हमारे घोसी यादव समाज की संपूर्ण लीडरशिप को इन्होंने खत्म कर दिया है। आज कोई भी लीडरशिप बकाया नहीं है। आज यादव के नाम पर अगर कोई लीडरशिप बकाया है तो सफेद परिवार बकाया है बस। एक तरफ जयंत चौधरी लोकदल के निशाने पर हैं, तो दूसरी तरफ अब अखिलेश यादव अपने घर में घिर चुके हैं। ऐसे में छोटी छोटी पार्टियां इंडी गठबंधन को चुनौती देने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। इससे यादव जाट वोट बैंक में सेंधमारी संभव है। जाति की राजनीति को नुकसान होगा। जाटलैंड में आरएलडी के सामने लोकदल है, तो यादव लैंड में सपा के सामने एसजेएसपी। मतलब साफ है, ये छोटी छोटी पार्टियां अखिलेश और जयंत का गेम बिगाड़ने के लिए काफी है, क्योंकि जिस वोट बैंक पर इनका एक शत राज हुआ करता था, अब उसमें फूट की पूरी गारंटी है, जिससे सिर्फ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति करने वालों की परेशानी बढ़ने वाली है और फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के मौके पर देश भर में उनको नमन किया जा रहा है और श्रद्धांजलि दी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में अटल जी की जन्मभूमि बटेश्वर पहुंचकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल जी की जन्मभूमि बटेश्वर के लोगों को कई अहम सौगात भी दी और कहा है कि अटल जी सदैव अटल हैं। भारत माता के महान सपूत भारत रत्न सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर सरदेव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं अटल जी भारत की राजनीति के अजात शत्रु थे। भारत को राजनीतिक अस्थिरता से उभारने, देश के अंदर राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता का एक आदर्श प्रतिमान उन्होंने रखा था। और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश स्थित धार के गणेश घाट में देखते ही देखते एक साथ कई वाहनों में भीषण आग लग गई। आग लगती देखकर सड़क पर चल रहे वाहनों में सवार लोगों के बीच डर का माहौल पैदा हो गया। बताया जा रहा है कि घाट उतर रहे ट्राले के ब्रेक फेल होने से ट्राला अनियंत्रित होकर डिवाइडर कूद घाट चढ़ने वाली लेन पर जा पहुंचा और इसकी वजह से ट्राले की चपेट में 2 कार और 1 मोटरसाइकिल आ गई। देखते ही देखते सभी वाहनों में आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कई गाड़ियों में आग लगी है और साथ ही इस पूरे हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक।